आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। आज पेश होगा आम बजट। मुल्क के अवाम को हैं बजट से बहुत तवक्कुआत। वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण अपना 8वां बजट करेंगी पेश। मोदी हुकूमत की तीसरी मुद्दत कार का पहला मुकम्मल बजट करेंगी पेश। दिल्ली में इंतखाबात से पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा धचका। पार्टी के 7 अरकान असेंबली ने एक साथ दिया इस्तीफा। केजरीवाल हुकूमत पर करप्शन में मुलव्विस होने का इल्जाम। राजधानी दिल्ली में इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी। अमित शाह 3 इंतखाबी रैलियों से करेंगे खिताब। प्रियंका गांधी भी जलसा आम से करेंगे खिताब। आप लीडरान भी बड़ी रैलियां करेंगे। महाकुंभ में स्नान करने वालों की तादाद 31 करोड़ से है मुतजाविज। आज नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ लगाएंगे डुबकी। 73 ममालिक के सिफारतकार भी स्नान करेंगे। भारत ने चौथे T20 मैच में इंग्लैंड को 15 रन से शिकस्त देकर 5 मैचों की सीरीज में 3-1 की बढ़तरी हासिल की। और आइए नाज़रीन, अब खबरनामे पर डालते हैं तफसील से नजर। वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण आज अपना 8वां आम बजट पेश करके एक नई तारीख रकम करेंगी। ये वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तीसरी मुद्दत कार का पहला मुकम्मल बजट है। लोकसभा में सुबह 11 बजे बजट पेश होने के बाद इसे राज्यसभा में भी पेश किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना के तौर पर सीतारमण का ये 8वां बजट होगा, जिसमें उनके अब तक पेश किए गए 2 अबूरी बजट भी शामिल हैं। इनसे पहले मोरारजी देसाई 10 बार बजट पेश कर चुके हैं। वज़ीर ख़जाना ने कल शाम तक बजट के हवाले से मीटिंग की। वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण ने नॉर्थ ब्लॉक में वाक़ वज़ारत ख़जाना में बजट की तैयारी में मसरूफ़ अफसरान और वज़ारत के सेक्रेटरियों के साथ मीटिंग की। इस दौरान वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना पंकज चौधरी भी मौजूद रहे। आमतौर पर हफ्ते को बंद रहने वाली स्टॉक मार्केट बजट के पेश नज़र खुली रहेगी। स्टॉक मार्केट की जानिब से जारी करदा सर्कुलर में इस बात की तस्दीक की गई है। आज पार्लियामेंट में मुल्क का बजट पेश किया जाएगा। इससे कबल रेत के मशहूर आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने रेत का इस्तेमाल करते हुए मरकजी बजट का आर्ट बनाया। ख़वातीन में भारत की समाजी और इक़्तिसादी सूरत हाल को एक नई जिहत देने की गैर मामूली सलाहियतें हैं। यही वजह है कि मोदी हुकूमत की फलाही स्कीमों में ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने पर जोर दिया जा रहा है। इसके पस मंज़र वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का विजन है कि वो बाइख्तियार ख़वातीन के जरिए एक खुशहाल भारत की तामीर और तरक्की की राह हमवार करें और हुकूमत इस पर अमल पैरा है। पिछले कुछ सालों में हुकूमत की तरफ से नारी शक्ति की कोशिशें इस बात की निशानदेही करती हैं कि ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना एक अहम तरजीह रहेगी, जिसमें माली आज़ादी और सलामती दोनों पर जोर दिया जाएगा। बजट 2025 में ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ शोबों में पिछले सालों में होने वाली पेशरफ्त को जहन में रखते हुए कुछ हौसला अफजा कदम उठाए जा सकते हैं। खास तौर पर ख़वातीन के हुनरमंदी की तरक्की के लिए इक़दामात की तौसी, टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग जैसे शोबों में ख़वातीन की शिरकत, ख़वातीन में कारोबारी सलाहियत को फ़रोग़ देने से मुताल्लिक़ इक़दामात, ख़वातीन के जरिए चलाए जा रहे कारोबार को सपोर्ट, ख़वातीन के लिए मालियाती खदमात को मजबूत बनाना, ख़वातीन की सेहत और हिफाजत की पॉलिसियों के निफाज में इजाफा, देही इलाकों में समाजी बहबूद के प्रोग्रामों का फरोग, शहरी और देही इलाकों में मुआफिक बुनियादी ढांचे का फरोग। वहीं बजट 2024-25 में ख़वातीन और लड़कियों को फायदा पहुंचाने वाली स्कीमों के लिए 3 लाख करोड़ से ज्यादा मुख्तस करने का ऐलान किया गया था। बजट में अफरादी क़ुव्वत में ख़वातीन की शिरकत बढ़ाने, उनकी हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ को बेहतर बनाने और काम करने वाली ख़वातीन के लिए हॉस्टल और क्रैच फराहम करने के इक़दामात भी शामिल हैं। हिंदुस्तान की तरक्की का सफ़र ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने से गहरा जुड़ा हुआ है। ऐसे में तवक्को है कि आने वाले बजट में ख़वातीन को मुख्तलिफ मराहिल में इमदाद फराहम करने वाले फलाही प्रोग्रामों में मज़ीद इजाफा किया जाएगा।
ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में तीसरी बार बनने वाली मरकज़ी हुकूमत आज साल 2025-26 का बजट पेश करने जा रही है। मरकज़ी वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण मुसलसल 8वीं बार बजट पेश करके एक नया रिकॉर्ड बनाने जा रही हैं। ऐसे में देखते हैं कि आने वाले बजट से आवाम की क्या तवक्कुआत हैं। केंद्रीय बजट जब भी आती है तो हम लोगों की सबसे पहली अपेक्षा ये रहती है कि जैसे रीजनल इम्बैलेंस जो है और हम सबसे नीचे पायदान पे हैं विकास के मामले में, तो रीजनल इम्बैलेंस को दूर किया जाए। हमारे राज्य में कैपेसिटी हो गई है कि हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैंडल कर सकते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है कुछ न कुछ इसमें होगा। भारत सरकार या वित्त विभाग, भारत सरकार के वित्त विभाग, प्रधानमंत्री इस सबों से अपील कर रहे हैं कि कम से कम यहाँ पर 50,000 करोड़ से ज़्यादा की राशि स्टेप बाय स्टेप हम लोगों को दिया जाए, ताकि डिफरेंट सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर का हम लोग निर्माण कर सकें। बिहार में बड़े घराने का उद्योग स्थापित कराना केंद्र सरकार अपनी प्राथमिकता करे और यहाँ से उद्योग लगाने वाले को विशेष छूट दे, जिससे कि यहाँ औद्योगिकरण हो। जो सीनियर सिटीजन को जो रेलवे में कंसेशन मिलता था उसे फिर से बहाल करना चाहिए। पूरे भारत में जो सोलर एनर्जी को बढ़ावा देना है उसमें केंद्र सरकार को भी अपना अनुदान राज्य सरकार के अलावा देना चाहिए। लास्ट ईयर जो MSMEs पे जो एम्फेसिस किया गया था, एम्प्लॉयमेंट स्किलिंग पे जो एम्फसाइज किया गया था बजट पे, वो कंटिन्यू किया जाए, क्योंकि जो अपॉर्चुनिटीज़ है, जो स्पेशली यूथ है, उनको उतनी नहीं मिलती है जितनी मिलनी चाहिए। तो अभी जो पैटर्न है उसे कंटिन्यू करना चाहिए और मेरे हिसाब से एग्रीकल्चर हो या हाई यील्डिंग वैरायटीज़ ऑफ क्रॉप से लेकर के जो MSMEs या रेट ऑफ इन्फ्लेशन है, इस पे ज़्यादा एम्फेसिस देनी चाहिए, ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी स्पेशली यूथ को ज़्यादा मिले और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंगेज प्रोडक्टिवली इंगेज रहें। और आइए जानने की कोशिश करते हैं कि नौजवान कारोबारियों को बजट से क्या उम्मीदें हैं। केंद्र सरकार के जो हमें स्टार्टअप इंडिया फंड हो, चाहे इंक्यूबेशन सपोर्ट हो, उसमें स्टार्टअप के लिए बहुत मदद की है और हम चाहेंगे केंद्र सरकार से इस बजट के अंदर इन्वेस्टर टैक्स में कुछ रिलैक्सेशन दे, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर स्टार्टअप के अंदर इन्वेस्ट करें। सॉफ्टवेयर जो होता है डिज़ाइनिंग के अंदर, वो होता है कैडेंस, वो उसका बहुत ज़्यादा कॉस्टली इसका सब्सक्रिप्शन वगैरह होता है। उसको सीखने के लिए अवेयरनेस अभी इंडिया में बहुत कम है, तो उसके लिए अगर सरकार कुछ लेके आती है सीखने के लिए और कैडेंस सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग अगर वो लोग उसमें हेल्प कर सकते हैं। ऐसा स्टार्टअप जो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर काम करता है, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग मशीनरी के अंदर सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम होती है उसका एक्सपेंसिवनेस। तो कुछ ऐसा जिससे उसकी मशीनरी सामने वाला यंग स्टार्टअप उसको अफोर्ड कर पाए, या फिर कुछ ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिससे वो उसका यूज़ कर पाए, तो मुझे लगता है वो उसकी क्रेडिबिलिटी को और ज़्यादा एनहेंस करेगी। जैसे स्टार्टअप कंपनी कोई भी हो, उनको 3 साल तक का एक्सेम्पशन होता है इनकम टैक्स में, और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसमें हम देख सकते हैं कि गवर्नमेंट हमारे इंडिया के लिए बहुत कुछ कर रही है। हमारे इंडिया भी डेवलपिंग स्टेज में है, उसको डेवलप स्टेज में लाने के लिए जो सबसे बड़ा रीज़न है अनएम्प्लॉयमेंट का, वो रिड्यूस होगा। इसके लिए गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बहुत सारे स्कीम्स और बहुत सारे फैक्टर्स को आगे बढ़ावा दिया है। हम कोशिश करते हैं कि और भी बहुत सारी चीज़ें आगे आएगी। हर स्टार्टअप AI की तरफ ही जा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह या फिर D2C स्टार्टअप जितने भी है वो सब भी AI के रिगार्डिंग जाते ही है एंडिंग में, तो उसके रिगार्डिंग अभी बजट में कुछ भी नहीं आ रहा है। तो हमारी यही उम्मीद है कि इस बार बजट में AI रिगार्डिंग भी बहुत सारी चीज़ें मिले हमें। ये कुछ और खबरें देख लेते हैं। दिल्ली असेंबली इंतखाबात से ऐन कबल आम आदमी पार्टी को बड़ा धचका लगा है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 7 रुकन असेंबली ने पार्टी की बुनियादी रुकनियत से इस्तीफा दे दिया है। इन MLA में त्रिलोकपुरी से रोहित, जनकपुरी से राजेश ऋषि, कस्तूरबा नगर से मदन लाल और पालम से भावना गौड़ शामिल हैं। आम आदमी पार्टी ने मौजूदा असेंबली इंतखाबात में इन 5 MLAs को टिकट नहीं दिया है। वहीं MLA नरेश यादव, MLA पवन शर्मा और MLA BS जॉन भी मुस्तफी होने वाले MLA में शामिल हैं।
और दारुल हुकूमत दिल्ली में इंतखाबी मुहिम अपने जोरों पर है। तमाम सियासी पार्टियों के सीनियर रहनुमा वोटर्स को राग़िब करने में मसरूफ हैं। मरकजी वज़ीर दाखिला और सीनियर बीजेपी लीडर अमित शाह 3 इंतखाबी रैली करेंगे। वज़ीर दाखिला मुस्तफ़ाबाद असम्बली हल्का और करावल नगर असम्बली हल्के में अवामी रैली से खिताब करेंगे। इसके साथ ही वज़ीर दाखिला रोहताश नगर में रोड शो करेंगे। इस दौरान कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी चांदनी चौक असम्बली हल्के में कांग्रेस उम्मीदवार की हिमायत में मुहिम चलाएंगी। नई दिल्ली असम्बली हल्के से कांग्रेस के उम्मीदवार संदीप दीक्षित मुसलसल घर घर इंतखाबी मुहिम में मसरूफ हैं। साथ ही हुक्मरान जमात आम आदमी पार्टी ने भी एक बार फिर इख्तिदार पर कब्जा करने के लिए कमर कस ली है। पार्टी रहनुमा मुसलसल इंतखाबी रैलियां और घर घर जाकर मुहिम चला रहे हैं। तमाम इंतखाबात से ऐन कबल आम आदमी पार्टी को बड़ा और जबरदस्त धचका लगा है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 7 MLA ने पार्टी की बुनियादी रुकनियत से इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में देखना यह है कि दिल्ली के लोग किसका साथ देते हैं। दिल्ली की 70 असेंबली सीटों के लिए एक ही मरहले में 5 फरवरी को वोटिंग होगी और इंतखाबी नताइज का ऐलान 8 फरवरी को किया जाएगा। मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने सोनिया गांधी के बयान की सख्त मजम्मत की और कहा कि सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू पर सोनिया गांधी का तबसरा मुल्क के लिए शर्मनाक है। ये तबसरा मुल्क के गरीबों, कबायलियों और खवातीन के लिए तौहीन आमीज है। सोनिया गांधी के तबसरे पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि क्या सोनिया गांधी सोचती है कि मुल्क पर हुक्मरानी का हक सिर्फ नेहरू खानदान का ही है। उन्होंने मुल्क की बेइज्जती की है, इसके लिए उन्हें पूरे मुल्क के अवाम से माफी मांगनी चाहिए। सोनिया गांधी जी का टिप्पणी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के ऊपर ये देश को शर्मसार करने वाला टिप्पणी था। ये देश के गरीबों का अपमान था, आदिवासियों का अपमान था, महिलाओं का अपमान था। पूरे देश के 140 करोड़ में जो गरीब लोग हैं उनका अपमान है। क्या सोनिया गांधी ये सोच रही हैं कि देश में केवल नेहरू खानदान को ही राज करने का अधिकार है, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति? इसके लिए इन्होंने देश को शर्मसार किया है। माफी मांगनी चाहिए पूरे देश के लोगों से। और आइए अब बात करते हैं महाकुंभ की। प्रयागराज में मुनाकिद महाकुंभ का आज 20वां दिन है। अकीदतमंदों की आमद प्रयागराज पहुंचने और संगम स्नान के लिए जारी है। अगर आज की बात करें तो नायब सदर जगदीप धनखड़ आज महाकुंभ पहुंचेंगे। आज 73 ममालिक के 100 से ज्यादा सिफारतकार महाकुंभ पहुंच रहे हैं। इन तमाम सिफारतकारों का महाकुंभ में शानदार इस्तकबाल किया जाएगा। मालूमात के मुताबिक ये सिफारतकार अपने अपने ममालिक का परचम लहराएंगे और संगम में डुबकी लगाएंगे। महाकुंभ में जिन ममालिक के सिफारतकार हिस्सा ले रहे हैं उनमें अमेरिका, ब्राजील, जनूबी अफ्रीका, फ्रांस, रूस, स्विट्जरलैंड, जापान, न्यूजीलैंड, जर्मनी, नेपाल और कनाडा शामिल हैं। इससे कबल 2019 के कुंभ में भी 73 ममालिक के सिफारतकारों को मदऊ किया गया था। और अमृत उद्यान मुल्क की राजधानी में राष्ट्रपति भवन कॉम्प्लेक्स में वाक़ है। ये भारत के खूबसूरत बागात में से एक है जिसे देखने के लिए लाखों सयाह दूर दराज से आते हैं। यहाँ हजारों किस्म के रंग बिरंगे फूल और पौधे हैं। अमृत उद्यान आवाम के लिए 2 फरवरी से 30 मार्च तक खुला रहेगा, यानी पूरे 2 माह तक। इस उद्यान के खुलने का वक्त सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक है। मिट्टी में अगर ग़िज़ाइयत की कमी हो तो पौधों की नशोनुमा ठीक से नहीं होती। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश को बुनियादी ग़िज़ाई अज्जा कहा जाता है क्योंकि पौधों को उनकी बड़ी मकदार में ज़रूरत होती है। इसकी कमी से पौधों की नशोनुमा पर क्या असर पड़ता है और अगर इसमें कोई कमी है तो इसके लिए किसानों को क्या करना चाहिए, ये जानने के लिए हमारे नामानिगार शमीम अख्तर ने गाज़ियाबाद में ज़रई साइंस के मरकज़ में ज़रई साइंसदान डॉक्टर आकांक्षा सिंह से बात की। पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम ज़रूरी हैं। इसकी कमी से क्या होता है और इसके निवारण के लिए क्या करना चाहिए, आइए इसके लिए बात करते हैं कृषि विज्ञान केंद्र गाज़ियाबाद के डॉक्टर आकांक्षा से।
ये जो नाइट्रोजन एक पोषक तत्व है, बहुत ज़रूरी है पौधों के विकास के लिए, इसकी कमी से होता क्या है? कि जो नाइट्रोजन है वो प्रोटीन बनाता है हमारे पौधे में, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्रोटीन। हमारी बॉडी में भी वो बहुत ज़रूरी है, ऐसे ही पेड़ पौधों में भी प्रोटीन की बहुत आवश्यकता होती है। वो लीव्स को बनाता है और जो हमारा सीड है किसी भी पौधे का, उसको भी डेवलपमेंट में या नाइट्रोजन मतलब प्रोटीन बनाने में हेल्पफुल होता है नाइट्रोजन। पता कैसे चलेगा कि नाइट्रोजन की कमी है हमारे खेत में? हम अपने खेत में देख सकते हैं, पीलापन अगर बढ़ता है हमारे खेत में, पुरानी पत्तियों में अगर पीलापन है तो हम जान सकते हैं, या फिर हमारा प्लांट छोटा रह जा रहा है तो भी हम जान सकते हैं कि नाइट्रोजन की कमी है। और इसकी कमी को दूर करने के लिए हम यूरिया जैसे फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल भी करते हैं। पहले ही अगर हम चाहें कि नहीं हम पता लगे हमें कि हमारे खेत में किस किस चीज़ की कमी हो, कोई भी फसल आप लगा रहे हैं उससे पहले आप मृदा जांच ज़रूर करवाएं। उससे आपको ये भी पता लगेगा कि नाइट्रोजन, फास्फोरस या किस सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी है आपके खेत में, और आप उसी हिसाब से उसमें खाद लगाएंगे। पौधों को कैसे, क्या उसमें क्या चीज़ें होती हैं जिससे पता चलता है कि किस किस चीज़ की कमी है? जी, फास्फोरस की हम बात करें, उसकी अगर कमी रहेगी तो जो हमारे पत्ते हैं ना उनमें पर्पल कलर भी आ सकता है, धारीदार उसका कलर और डार्क हो सकता है, हरी पत्ती और गहरे हरे रंग की हो जाएगी। अगर हम पोटेशियम की बात करें तो साइडों में जो है वो भूरापन आने लगेगा, सूखने लगेंगी, बिल्कुल कोनों से पत्तियाँ सूखना शुरू हो जाएंगी और कई बार उसमें धब्बे भी भूरे रंग के आने लगते हैं, तो ये पोटेशियम की कमी है। सल्फर की कमी की बात करें तो जो हमारी नई पत्तियां हैं वो पीली पड़ना शुरू हो जाएंगी। उसका निवारण कैसे क्या किया जाता है? अगर आपने खेत की मिट्टी की जांच करा ली है तो आपको सीधा पता लग जाएगा। आप फसल लगाते समय ही फर्टिलाइजर को उसमें डाल सकते हैं। खड़ी फसल में अगर आपने कभी सैंपल लिया है, मजबूरी वश आपको पता लगा कि मेरे खेत में कमी आ रही है, चलिए मैं मृदा की जाँच करा लेता हूँ, तो आपने जाँच कराई और आपको पता लगा कि उस पोषक तत्व की कमी है, तब भी हम यही कहते हैं ज़्यादातर कि आप अगर उसे ऊपर से फोलियर स्प्रे मतलब पानी में मिला के अगर आप उसका स्प्रे करेंगे फसल के ऊपर तो उसकी आप कमी को पूरा कर सकते हैं। कैमरामैन मोहित उइकी के साथ मैं शमीम अख्तर, डीडी न्यूज़, गाजियाबाद। और आइए नाज़रीन, अब नजर डाल लेते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर। तो नाज़रीन, अखबारात के जायज़े में सबसे पहले बात उन खबरों की जिन्हें ज़्यादातर उर्दू अखबारात ने अपनी शह सुर्खियों में जगह दी है। अगर हम आपको ये शुरुआत यहाँ से करते हैं कि पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से सदर जमहूरिया के खिताब के साथ बजट सेशन का आगाज़। यहाँ आज बजट पेश किया जाएगा और इससे पहले सदर जमहूरिया का खिताब हुआ करता है। सदर जमहूरिया ने कल खिताब किया और कहा कि इज्तिमाई इस्लाहत और इख्तरा के तवस्सुत से बनेगा 2047 का तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान, और सरहदों की तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ सरहदी इलाकों की तरक्की हुकूमत की हिकमत अमली का सबसे पहला हिस्सा है। साथ ही साथ उन्होंने कुछ और बातों पर भी ध्यान दिया। उन्होंने कहा कि 2047 तक भारत सबसे आगे होगा, और ख़ास बात उन्होंने ये भी कही कि हुकूमत तरक्की में सबकी शिराकत को यकीनी बनाएगा। इसमें अगर गरीबों की बात की जाए, किसानों की बात की जाए, मजदूरों की बात की जाए, ख़वातीन की बात की जाए, या फिर नौजवानों की बात की जाए, स्टार्टअप्स की बात की जाए, सभी को आगे लाने की पूरी कोशिश की जाएगी कि किसी को भी आने वाले कल में कोई नुकसान का सामना ना करना पड़े, और हुकूमत पूरी तरह से इस तरक्की की राह में साथ साथ है। और अब देख लेते हैं अगली सुर्खी, वज़ीर आज़म मोदी का इस्लाहात, कारकर्दगी और तब्दीली पर जोर। यहाँ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस इजलास में कई तारीख़ी बिलों पर बहस हो सकती है और वसी मुशावरत के साथ साथ कौम को मजबूत बनाने वाले जो कवानीन हैं उन पर भी बात होगी, और ख़वातीन के हुकूक़ का जिक्र भी वज़ीर आज़म ने किया और कहा कि ऐसे कई फ़ैसले लिए जा सकते हैं जिनसे ख़वातीन को इज़्ज़त के साथ ज़िंदगी मिलेगी, और ख़ास तौर पर उन्होंने इस्लाहात, कारकर्दगी और तब्दीली के बारे में बहुत सारी चीज़ों पर गौर फ़िक्र किया। और अब देख लेते हैं अगली सुर्खी, इक़्तिसादी सर्वे पेश, शरह नमो 6.3 से 6.8% रहने का इम्कान। जी हाँ, आज वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण बजट पेश करने जा रही हैं, और आपको बता दें कि इक़्तिसादी सर्वे जब पेश किया जाएगा, इसके मुताबिक माली साल 26 के दौरान यानी 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 के दौरान GDP की शरह नमू 6.3% से 6.8% रहने का तखमीना लगाया गया है, और ख़ास तौर से 2024 में खुर्दा अफरात ज़र
5.4% थी, जो अगर अप्रैल की बात की जाए और दिसंबर तक की 2024 में तो ये 4.9% रहेगी। और इस बताया गया है कि इक़्तिसादी सर्वे जो बजट है एक दिन पहले ही पेश किया जाता है और ख़ास बात यह है कि हुकूमत के पास इस माली साल यानी 2024-25 में मुल्क की GDP और अफराती ज़र का तखमीना समेत बहुत सी मालूमात इसमें शामिल हैं। और अब ज़रा खेल की खबरों पर भी आइए नज़र डाल लेते हैं। हिंदुस्तानी अंडर 19 ख़वातीन क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच चुकी है और खेल प्रेमियों के लिए एक अच्छी खबर है। आपको यहाँ बताते चलें कि साथ ही साथ जनूबी अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर ख़वातीन अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में जगह बना ली है। और ख़ास बात यह है कि यशस्विनी शर्मा की शानदार गेंदबाजी और ख़ास तौर से जो निस्फ सेंचुरी लगी है इंडिया की ख़वातीन टीम ने इंग्लैंड को शिकस्त दे दी है। और एक और ख़बर पर नज़र डाल लेते हैं खेल से मुताल्लिक़। सचिन तेंदुलकर को BCCI लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा जाएगा। ये भी जो खेलों को पसंद करते हैं और सचिन तेंदुलकर को ख़ास पसंद किया जाता है उनके लिए एक अच्छी खबर है। आपको बता दें कि ये बहुत जल्द इसका ऐलान तो हो ही चुका है और उनको नवाजा जाएगा। और चलते चलते आइए बैनुल-अक़वामी ख़बरों पर भी नज़र डाल लेते हैं। गज़ा की तामीर नौ में 10 से 15 साल लग सकते हैं, अमरीकी एलची का ये बयान है। यानी कि जिस तरह से गज़ा में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा और इसराइल की वजह से जो वहाँ पर तोड़फोड़ काफ़ी हद तक हो चुकी है उससे मुतालिक ये ख़बर है और बताया गया है कि इसको सही करने में तकरीबन 10 से 15 साल का अरसा लग सकता है। तो नाज़रीन, ये थी कुछ ख़ास खबरें जो हम अखबारात से आपके लिए लाए थे। और आइए अब बुलेटिन की जानिब लौटते हैं। भारत और इंग्लैंड के दरमियान जारी 5 T20 मैचों की सीरीज़ का चौथा मैच कल पुणे में खेला जाएगा। इस मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 9 विकेट पर 181 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड की टीम 19.4 ओवर में सिर्फ 166 रन ही बना सकी। इस तरह टीम इंडिया ने ये मैच 15 रन से जीतकर सीरीज़ में 3-1 की बढ़तरी हासिल कर ली है। टीम इंडिया ने भी अपनी जीत की मुहिम जारी रखी जो 2019 से जारी है। ये टीम इंडिया की लगातार 17वीं सीरीज जीत है। अब इस सीरीज का आखिरी मैच इतवार को मुंबई में खेला जाएगा। और आइए अब नजर डालते हैं मौसम के मिजाज पर। तो नाज़रीन, खबरनामे में फ़िलहाल इतना ही। इजाज़त दें, आदाब।